हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग अगले चैप्टर यह जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, इससे रिलेटेड बहुत सारे फ्रेंड बोल रहे थे कि इसमें बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे क्या होता है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। तो देखा जाए इससे पहले जो क्लास हम लोग किए थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ये दो चैप्टर खत्म हुआ था और उससे पहले और भी था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस था जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोगों ने देखा। तो देखा जाए संसदीय व्यवस्था में, जो हमारे देश में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है, उस संसदीय व्यवस्था में बात की जाए तो नाम मात्र का जो कार्यपालिका शक्ति है वह है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को नाम मात्र का कार्यपालिका शक्ति कहा गया है। और नाम मात्र का क्यों कहा गया है? क्योंकि जो वास्तविक शक्तियां निहित होती है वह क्या होता है? मंत्री में होता है। तो इस संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया गया है? मंत्री की व्यवस्था की गई है। और यह जो अनुच्छेद, इसीलिए इसके लिए अनुच्छेद 74 में क्या किया गया है? एक मंत्री परिषद की बात की गई है कि क्या होगा? मंत्री परिषद होगा और जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। और अनुच्छेद 75 में इस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो यानी कहने का मतलब इनडायरेक्ट रूप से मंत्री परिषद या क्या है? प्रधानमंत्री, इसमें क्या होता है? वास्तविक शक्तियां निहित होती है। चूंकि राष्ट्रपति का जो मुख्य सलाहकार होता है वह पीएम ही होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि पीएम के बताने पे, पीएम के कहने पे, यानी पीएम के अनुसार ही राष्ट्रपति क्या करता है? अपने शक्तियों का उपयोग करता है। तो इस तरह से ये मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में बात की गई है। और अनुच्छेद 74 के तहत इसी में क्या किया गया? अनुच्छेद 75 में मंत्री, ये प्रधानमंत्री की बात की गई है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो वास्तविक शक्तियां जो निहित है वह किसमें? मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 74 और 75 जो प्रधानमंत्री है। और इसी के अनुरूप, इसी के सलाह पर कौन? राष्ट्रपति अपने शक्तियों का उपयोग करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, नाममात्र शक्ति राष्ट्रपति के पास है और वास्तविक शक्तियां इनडायरेक्ट रूप से या तो मंत्रिपरिषद बोले या उसी का हेड प्रधानमंत्री होता है। तो ये हम लोग देख लिए। उसके बाद देखते हैं जो अनुच्छेद 74 है उसे हम लोग समझेंगे, अनुच्छेद 74 और 75 को, कि किस प्रकार से ये जो मंत्री परिषद है उनकी कुछ शक्तियां हैं, उनके कुछ अधिकार हैं, उनसे रिलेटेड जो मुख्य बिंदु है उसे हम लोग देखेंगे। तो अनुच्छेद 74 में बात की जाए, जो मंत्री परिषद की बात की गई है, अगर इसकी नियुक्ति की बात की जाए तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया तो जाता है, लेकिन किसकी सलाह पर? पीएम यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर इसकी नियुक्ति की जाती है। इसमें क्या होते हैं? प्रधानमंत्री रिकमेंडेड करते हैं कि किसे किस पद पर नियुक्त किया जाए। जैसे मान लीजिए हाल में मोदी गवर्नमेंट की बात की जाए तो जिस प्रकार से रक्षा मंत्रालय के लिए, गृह मंत्रालय के लिए बात की जाए तो अमित शाह, जैसे गृह मंत्रालय पर क्या हो गए? अमित शाह। तो यह जो है इस पद पर नियुक्त के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या करेंगे? रिकमेंड करेंगे कि उन्हें इस पद पर नियुक्त किया जाए। उसके बाद राष्ट्रपति ही क्या करेंगे? उसे उस पद पर नियुक्त करेंगे। तो पीएम की सलाह पर ही मंत्रिपरिषद का नियुक्ति किया जाता है कि किसे कौन सा पद मिलेगा और किसे किस पद पर नियुक्त किया जाए। तो ध्यान में रखेंगे, अगर नियुक्ति की बात की जाए तो वह किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, पीएम की सलाह पर। और उसके बाद शपथ की बात की जाए तो मंत्रिपरिषद के शपथ की बात की जाए तो वह शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाया जाता है। उसकी शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। शपथ के बाद हो गया त्यागपत्र। त्यागपत्र की बात की जाए तो मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र वह किसके बाद? वह भी राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के पास ही दिया जाता है। वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि यह त्यागपत्र किन परिस्थितियों में दे सकते हैं? या तो वह स्वयं दे सकते हैं या फिर वह अपने कर्तव्यों का
जिन्हें उस कर्तव्य के लिए नियुक्त किया गया है उस कर्तव्यों का पालन नहीं करते हो तब क्या हो, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति इसे अपने पद से हटा सकते हैं और इनके जगह पे किसी और को नियुक्त कर सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, यह अपना त्यागपत्र या तो स्वयं दे सकते हैं या फिर प्रधानमंत्री के सलाह पर, यानी जब यह अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हो तो प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटा दिया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। तो उसके बाद बात की जाए योग्यता, मंत्री होने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए उस पर ध्यान देंगे हम लोग। तो योग्यता होने के लिए कोई भी मंत्री होने के लिए उसे या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, ये दोनों का क्या होना चाहिए, सदस्य होना अनिवार्य है। या तो लोकसभा का हो या तो राज्यसभा हो, यानी दोनों का नहीं हो सकता है। तो मान लेते हैं हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ हो और उस चुनाव में किसी मंत्री को बहुमत नहीं मिला हो और वह विजयी नहीं हुआ हो, लेकिन उसे मंत्री बनाना आवश्यक हो, तब उस स्थिति में क्या जाएगा, उस स्थिति में जिसे मंत्री बनाना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, उसे मंत्री पद दे दिया जाएगा। लेकिन मंत्री पद देने के बाद उसे क्या हो जाएगा, 6 माह के अंदर में उसे या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनकर दिखाना होगा। तो यह जरूरी हो जाता है और ज़्यादातर मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। इसका जो एग्जाम्पल देखने को हाल ही में जो पिछले सरकार थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो मनमोहन सिंह थे वह क्या थे, प्रधानमंत्री होते हुए भी वह क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे। तो यह ध्यान में रखेंगे। अगर इसके उत्तरदायित्व की बात की जाए, उत्तरदायित्व की बात की जाए तो इसका जो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा वह किसके प्रति होगा, वह लोकसभा के प्रति होगा, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो या तो राज्यसभा का सदस्य हो। तो जो मंत्री होंगे वह किनके प्रति उत्तरदायित्व होंगे, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति क्यों होगा, क्योंकि लोकसभा जो होता है, लोकसभा का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा वोटिंग किया हुआ प्रतिनिधि इस लोकसभा में बैठता है। तो यानी जो लोकसभा का सदन होता है वह क्या होता है, जनता का सदन होता है। इसलिए क्या होता है, जनता का सदन होने के कारण उसे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। तो इस तरह वह अपना उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा, लोकसभा का, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो या तो राज्यसभा का मंत्री बन गया तो। और व्यक्तिगत रूप से बात की जाए, अगर व्यक्तिगत रूप से बात की जाए तो वह किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा, तो वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होगा। तो ध्यान देंगे, प्रश्न कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो ये हम लोग वो देखें। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि मंत्रिपरिषद जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। उन सभी को हम लोग देखेंगे। जो मंत्रिपरिषद होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं उसे हम लोग देखते हैं। पहला होते हैं कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और दूसरा होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरा होते हैं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री वे होते हैं जिसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाता है, यानी महत्वपूर्ण मंत्रालय, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण मंत्रालय आते हैं। महत्वपूर्ण मंत्रालय में कौन कौन से हो गए, जैसे बात की जाए विदेश मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, उसके बाद रेल मंत्री हो गया, वित्त रेल, और उसके बाद हो गया गृह मंत्री हो गया। तो ये सभी जो हैं, और रक्षा मंत्री हो गया, ये सभी जो प्रमुख पद है, महत्वपूर्ण पद है, ये कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत दिया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। राज्य मंत्री में 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट के सहायक मंत्री, कैबिनेट के सहायक होते हैं, और दूसरा होते हैं स्वतंत्र प्रभार, और उप मंत्री होते हैं, इन्हें प्रशासनिक कार्य दिया जाता है।
तो ध्यान में रखेंगे, उप मंत्री अपना प्रशासनिक कार्य इन्हें दिया जाता है। और कैबिनेट मंत्री में हो गए वे सभी जिसे महत्वपूर्ण मंत्रालय, जिनमें महत्वपूर्ण मंत्रालय आते हैं, जैसे रेल हो गया, विदेश मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, इनके तहत रखा जाता है। और जो राज्य मंत्री होते हैं इसमें दो होते हैं, एक कैबिनेट के सहायक मंत्री होते हैं जिन्हें कैबिनेट के सहायक के लिए बनाया जाता है, और एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार। ये स्वतंत्र प्रभार वे होते हैं जो क्या होते हैं, इन्हें भी कैबिनेट मंत्री के जैसा ही कुछ विभाग दे दिया जाता है, लेकिन ये कैबिनेट मंत्री नहीं कहलाते हैं। तो ये जो स्वतंत्र प्रभार होता है उन्हीं के अनुसार क्या किया जाता है, इन्हें कुछ विभाग भी दे दिया जाता है। और जो उप मंत्री होते हैं प्रशासनिक कार्य, मंत्रालय से रिलेटेड जो भी प्रशासनिक विभाग है वह कौन होते हैं, वह उप मंत्री के हाथों में होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा। उसके बाद बात की जाए, इसे अगर एक ग्राफ के रूप में देखा जाए तो हम लोग देखते हैं ग्राफ के रूप में, यहाँ पे पीएम हो गया और पीएम के चारों ओर हो गए कैबिनेट मंत्री, और इस कैबिनेट के चारों ओर हो गए राज्य मंत्री, और इस राज्य मंत्री के चारों ओर हो गए उप मंत्री। और यही क्या होते हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं, मंत्रालय यानी मंत्री परिषद का गठन करते हैं। और यही क्या होता है, मंत्री परिषद कहलाता है, जिसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री ये जो सभी आते हैं वह मंत्री परिषद कहलाते हैं। और यह बात ध्यान में रखना होगा कि मंत्री परिषद, मान लेते हैं किसी एक मंत्री, मान लेते हैं कोई एक मंत्री है, अगर उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता हो, और वह प्रस्ताव पारित हो जाता हो, तब वह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद संपूर्ण मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यह बात ध्यान में रखेंगे, अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता हो और वह अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाता हो, पारित हो जाता हो, तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सभी होते हैं एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं और सभी मिलकर क्या करते हैं, सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाते हैं और सभी में उनका योगदान होता है। ये सभी जो है एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। इसलिए एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने पर अगर वह पास हो जाता है तो सभी मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे इनके कुछ कार्य को। कैबिनेट मंत्री जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद के कार्य क्या होते हैं। पहला कार्य होता है कि राष्ट्रपति की सहायता करना, राष्ट्रपति की सहायता करना, ये हो गए मंत्री परिषद का कार्य। और दूसरा कार्य है विकासात्मक कार्यों को बढ़ाना, यानी विकासात्मक, सरकार की जो विकासात्मक कार्य है उसे आगे ले जाना। और तीसरा होता है बजट, यानी जो वित्तीय लेन देन हो रहा है उसे क्या करना, सरकार के सामने संसद में पेश करना। उसके बाद चौथा है, पहला राष्ट्रपति की सहायता, दूसरा विकासात्मक कार्यों को बढ़ाना, चौथा हो गया उसके नीति को। तो ये इस तरह से उनके और भी कार्य हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला क्या है, राष्ट्रपति की सहायता करना, यानी राष्ट्रपति को कोई भी डिसीजन लेने में उसकी सहायता करना। दूसरा विकासात्मक कार्यों, यानी जो सरकार की रणनीतियां हैं, किस प्रकार से देश राष्ट्र आगे बढ़े, जो विकासात्मक कार्य है उसमें उनकी अहम भूमिका, उसे लागू करना, उसे पालन करवाना, ये होती है विकासात्मक कार्यों को बढ़ाना। और इसका निर्णय कौन करता है, जनता करता है कि वह अपने विकासात्मक कार्यों में कितना सफल रहे, कितना विकसित किए। इसका जवाब जनता अगले 5 साल के बाद अपने वोट के द्वारा देती है। और उसके बाद बजट हो गया, जो वित्तीय लेन देन हो गया उसे पेश करना। और जो नीति है, क्या पॉलिसी बनाया गया है, क्या उसकी रणनीति है, किस प्रकार से वो आगे बढ़े, तो इस प्रकार की वो नीतियां को बनाना, पॉलिसी को। तो ये हो गया कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। अब हम लोग देखेंगे आगे कि मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर होता है, उसे हम लोग देखेंगे। ये हो गया मंत्री परिषद और इधर हो गया मंत्रिमंडल।
मंत्रिपरिषद में पीएम होते हैं और पीएम के साथ क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। और इस कैबिनेट मंत्री के बाद क्या होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, उप मंत्री होते हैं। तो इस तरह से ये जो परिषद है, इस प्रकार की जो संरचना है वो क्या कहलाती है, मंत्री परिषद कहलाता है। और मंत्रिमंडल में क्या होता है, इसके तहत पीएम होते हैं और इस पीएम को सलाह देने के लिए, इनके कर्तव्यों का, इनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए इनके विश्वासजनक और अनुभवी लोगों का समर्थन जरूरी है। क्योंकि जब तक पीएम को अनुभवी और विश्वस्त लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा वह अपने कार्यों को नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि पीएम के क्या हो, ये जो कैबिनेट मंत्री हो वह आश्वस्त लोग हो, विश्वस्त लोग हो और अनुभवी लोग हो, ताकि वह अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन कर सके। तो यह जो मंत्रिमंडल होता है इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं और यही मिलकर क्या कहलाता है, यह मंत्रिमंडल बनाता है। इसमें सिर्फ पीएम और कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब बात की जाए जो मंत्रिपरिषद होते हैं, इसका तो आकार, इसका क्या होता है, आकार बड़ा होता है। इसका आकार बड़ा होता है। इसमें करीब कितने लोग होते हैं, 70 से 75 लोग होते हैं। और जो मंत्रिमंडल होता है इसके आकार छोटा होता है, यह छोटा होता है और इसमें करीब 15 से 20 लोग होते हैं। और तीसरा में बात की जाए, इसे शक्ति कौन देता है, इसे शक्ति मंत्रिमंडल के द्वारा दिया जाता है। इसे शक्ति मंत्रिमंडल देता है। कैसे देता है, क्योंकि क्या होता है, मंत्रिमंडल पीएम और कैबिनेट के मिलने से जो परिषद बनता है वह मंत्रिमंडल कहलाता है। और इस मंत्रिमंडल में कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और कैबिनेट होते हैं। और चूंकि प्रधानमंत्री बहुत ही व्यस्त व्यक्ति होते हैं, उन्हें इतना बार बार समय नहीं मिलता है कि वो सभी मंत्री को बुलाकर बैठक करें। इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ ही मंत्री यानी कैबिनेट मंत्री को बुलाकर क्या करते हैं, जो भी विकासात्मक कार्य है, जो भी नीति है, जो भी पॉलिसीज है, वह क्या करते हैं, इनके साथ बैठक कर लिए होते हैं। और यह जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वह इसे पास करके क्या करते हैं, मंत्री परिषद में देते हैं। और उसी अनुरूप में राज्य मंत्री और उप मंत्री कार्यों का निर्वहन करते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे, जो मंत्रिमंडल होता है इसकी शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। इसकी शक्ति अधिक होती है, यानी यह अधिक शक्तिशाली होता है। और इसी के जो एजेंडा होता है वह उसे पास कर बाकी के मंत्रियों को निर्देश देते हैं कि हमें किस अनुरूप में काम करना है, सरकार की क्या योजना है, सरकार की क्या विकासात्मक कार्य है, उसी अनुरूप में बाकी मंत्री कार्य करते हैं। चौथा बात की जाए, यह जो मंत्रिमंडल है इसे मूल संविधान, यानी जो मूल संविधान में है इसका वर्णन नहीं है, मूल संविधान में नहीं है, इसे क्या किया गया है, इसे 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन में लाया गया है। तो आप ध्यान में रखेंगे, जो मंत्रिमंडल का है गठन कब किया गया है, 44वें संविधान संशोधन में। और यह जो मंत्रिपरिषद है इसका अनुच्छेद 74 और 75 में, 74 में मंत्रिपरिषद और उसका हेड प्रधानमंत्री होगा। इसकी बात क्या की गई, संविधान में शुरू से ही की गई है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होते हैं। तो यही जो मंत्रिमंडल होता है इसमें कभी कभी क्या होते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले, यानी जो स्वतंत्र प्रभार वाले कैबिनेट मंत्री की तरह जो होते हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं ये, लेकिन कुछ कुछ विभाग क्या किया जाता है, कभी कभी विभाग इनको जो सौंपा जाता है तो उस वक्त जब बैठक चल रही हो तो इन्हें भी बुला लिया जाता है। तो इस तरह से स्वतंत्र प्रभार वाले भी इस बैठक में, मंत्रिमंडल की जब बैठक होती है तो उसमें वो शामिल रहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। इसलिए ज़्यादातर जो होते हैं बैठक होते हैं, जो बातचीत होते हैं, वह प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और कभी कभी स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को लेकर बैठक कर लिए होते, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं होता है कि वो सभी से बात कर सके। और यही कैबिनेट मंत्री क्या करते हैं, उनके एजेंडे को, उनके कार्यों को बाकी मंत्रियों को पास कर देते हैं कि हमें किस अनुरूप काम करना है, हमें क्या कार्य करना है।
और कभी कभी आप जब बुक पढ़ रहे होंगे तो एक और वर्ड देखने को आपको मिलेगा, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, ये किचन कैबिनेट क्या है? इसका मूल संविधान में इसके बारे में लिखा नहीं गया, इसका संविधान में चर्चा नहीं है। ये किचन कैबिनेट है, मीडिया के द्वारा दिया गया शब्द है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो प्रधानमंत्री होते हैं अपने करीबी, अपने आश्वस्त कैबिनेट के कुछ मंत्री को और साथ में कुछ फैमिली फ्रेंड को एक घर पे बुला के ही चाय पीते पीते, यानी उस आरामदायक मूड में क्या करते हैं, कुछ डिसीजन, बड़े डिसीजन ले लेते हैं, और वही बड़े डिसीजन किचन कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसका संविधान में वर्णन नहीं है, लेकिन हो सकता है आप बुक पढ़े तो कहीं देखने को आपको मिल जाए। तो आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा क्या है मंत्रिपरिषद, क्या है मंत्रिमंडल। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। तो आशा करते हैं आपको यह क्लास कैसा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों को जरूर बताएं जिनका तैयारी चल रहा है, जो तैयारी करने वाले हैं। और एक बात और, जो भी नए दोस्त हमारे इस परिवार लर्नडिप परिवार से जुड़ रहे हैं वो कृपया पहले के भी क्लास को देखते जाएं, ताकि जो आगे क्लास चल रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।